सोशल मीडिया पर पुलिस बनाम छात्रों की लड़ाई बनाई जा रही है। 19 जुलाई को इस देश में सिर्फ एक सवाल था कि नीट का पेपर किसने लीक करवाया, किसकी वजह से कई सारे बच्चों की जिंदगी गई। और बार बार जिनकी अगुवाई में पेपर लीक हो रहा है वो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा कब देंगे। लेकिन 20 जुलाई को जब जंतर मंतर से संसद की यात्रा शुरू हुई और बच्चे आगे बढ़े तो कईयों के सिर फूटे और फिर सवाल बदलने लगे कि पहली लाठी पुलिस ने चलाई थी या पहला पत्थर प्रदर्शनकारियों ने। 22 जुलाई आते आते यह बहस और आगे बढ़ गई देश में कि गुंडा आखिर है कौन। वो जो सादे कपड़ों में लाठी लेकर बच्चों को पीट रहा है, लड़कियों के बम में डंडा घुसेड़ रहा है, जाकर थप्पड़ रसीद दे रहा है, कंधे पे हाथ फेर दे रहा है, या वो जो तलवार दिखा रहे हैं, पुलिस वालों के सिर फोड़ते नजर आ रहे हैं, दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। यह सवाल उठ रहा है कि क्या इस लड़ाई का नैरेटिव बदला जा रहा है। और यह भी सवाल कि जब एक व्यक्ति दो मोर्चों पर लड़ रहा हो तो क्या उससे लड़ाई कमजोर होती है। क्योंकि छात्र जो है वो सरकार से लड़ रहा था, मोदी जी से लड़ रहा था, वो धर्मेंद्र प्रधान से लड़ रहा था। लेकिन जब उसकी लड़ाई को लेकर सोशल मीडिया पर नैरेटिव पुलिस के साथ आ रहा है तो क्या यह लड़ाई कमजोर पड़ेगी। सरकार अपनी कोशिश कर रही है। आज दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए ताकि भीड़ ना पहुंचे। संसद चौथे दिन भी 1 मिनट नहीं चल पाई। और बार बार सवाल फिर वही शुरू हो रहा है, क्या यह लड़ाई बदली जा रही है, लड़ाई का नैरेटिव बदला जा रहा है। क्योंकि लड़ाई शुरू हुई थी एक हक से, परीक्षा ईमानदार होनी चाहिए, 20 लाख बच्चों को हक मिलना चाहिए। लेकिन आज सोशल मीडिया खोल लीजिए, आप एक्स से लेकर इंस्टाग्राम तक, दोनों के दावे हैं। कई छात्र ऐसे हैं जो फौज को गालियां दे रहे हैं, बाद में माफी मांग रहे हैं। कई पुलिस वाले ऐसे हैं जिन्हें लोग एक्सपोज कर रहे हैं कि देखिए वर्दीधारी गुंडे, इन्होंने टारगेट करके मारा है, महिला गाल पे थप्पड़ दिया। और नोटिस करने वाली बात यह है कि ये दोनों सीधे तौर पर उस गुनाह के लिए जिम्मेदार नहीं है जिसकी वजह से जंतर मंतर पर यह प्रोटेस्ट हुआ। हां, क्योंकि वो सिपाही जो जंतर मंतर पर खड़ा है उसने पेपर लीक नहीं किया था। उसका अपना बेटा किसी कहीं परीक्षा की तैयारी भी हो सकता कर रहा हो। और जो बच्चा है वो पेपर खरीदने वालों में से नहीं था, वो किसी भी उम्र का हो, वो उन बच्चों को समर्थन करने आया है जिनका पेपर लीक हुआ था। लेकिन जब लाठी चली, पत्थर चला और सिर फूटा तो इन्हीं दोनों का सिर फूटा। और यहीं से हमारा सवाल निकला कि छात्र बनाम धर्मेंद्र प्रधान, छात्रों के हक की लड़ाई पुलिस वर्सेस छात्र की लड़ाई क्यों बनती जा रही है। मैं जानता हूं यह बहुत सेंसिटिव इशू है और इस इशू पर लोग नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन कई बार बात करना जरूरी होता है। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर और आज मैं ये नहीं कहूंगा कि पुलिस वाले पूरी तरह गलत हैं या छात्र पूरी तरह गलत हैं, क्योंकि मैं जानता हूं इस देश में दोनों को लेकर अपनी अपनी सिंपैथी, अपनी अपनी राय है। लेकिन आज एक तीसरा सवाल है और वो तीसरा सवाल मैं जानता हूं कि चाहे आप पूर्णतः पुलिस के पक्ष में खड़े हों या पूर्णतः आप छात्रों के पक्ष में खड़े हों, ये सवाल आपके दिल में भी घर करेगा। और वो सवाल है कि आप छात्रों के साथ हैं, वो छात्र जिसके साथ नाइंसाफी हुई थी, वो ये तस्वीर वाले छात्र जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिनको इंसाफ दिलाना है और ये सुनिश्चित करना है कि ये तस्वीर जो गई है, जहां पर जिंदगियां चली गई हैं, वैसी जिंदगी फिर मत जाए। और इसलिए कुछ सवाल हम पूछेंगे। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो वीडियोस जिनको लेकर देश में गुस्सा भी है और देश बटा भी है और वो सोच रहा है कि ये कैसे हो रहा है। सबसे पहले आपको पुलिस के कांड की तस्वीरें दिखाते हैं। पुलिस क्योंकि ज्यादा अपेक्षा होती है इसलिए पहले उनको दिखाते हैं। ये वीडियो देखिए आप, एक लड़की भीड़ से निकलकर पेड़ की तरफ जा रही है और कोई खतरा नहीं था, लेकिन एक लाठी कस के दे दी गई। एक और वीडियो है जहां पर एक स्लीवलेस पहने महिला है, उसके कंधे पे हाथ फेरा गया और फिर एक पुलिस वाला कोशिश करता कि बम में डंडा घुसेड़ दे प्राइवेट पार्ट में। कोई लॉजिक था? ये देखिए, यहां पर वर्दीधारी आते हैं और महिला को खींच एक थप्पड़ देते हैं कैमरे के सामने, बिना डरे, बिना झिझक के। इन्हीं सारे वीडियोस को लेकर छात्र जो है वो गुस्से में आए और कह रहे हैं कि महिलाओं को जानवर की तरह पीटा गया है। हां, किसी महिला के सिर पर मारा गया, प्राइवेट पार्ट वाला हमने दिखाया भी आपको। और ये इंपॉर्टेंट वीडियोस है क्योंकि ये सादी वर्दी वाले भी मारे हैं और ये वाले मारे हैं। एक लड़का जा रहा था, उसको लंगड़ी लगा दिया कोई पुलिस वाला और वो गिर पड़ा। अब लंगड़ी लगा के मारना, उसका लॉजिक मेरी समझ से परे है। ऐसे अनगिनत वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं।
और यही सवाल उठता है कि क्या यह अधिकार पुलिस को है बिना नेम प्लेट लगाए? उनके लॉजिक्स हैं, लेकिन हकीकत यह भी है कि जब पहचान नहीं होती है, वर्दी नहीं होती है, तो फिर कई बार बेशुमार ताकत मिल जाती है। और कानून यह कहता है कि मर्द पुलिस औरत पर हाथ नहीं उठा सकती, अपनी पहचान नहीं छुपा सकती, कोई शर्मिंदगी वहां करने पुलिस नहीं पहुंची है। और पुलिस ने माना है कि सादे कपड़ों में उनके जवान थे और इसीलिए सारे सवाल टिके हैं, लेकिन वर्दी पर नाम नहीं है। दूसरी तरफ छात्रों की बात करें, छात्रों के प्रोटेस्ट में भी ऐसा लग रहा है कि सीजेपी के हाथ से मुद्दा धीरे धीरे निकल रहा है। एक तो सीजेपी वालों को भीड़ भी सुना रही है कि जब हम पिट रहे थे तब तुम कहां थे। वो भीड़ जो जंतर मंतर पर खड़ी है, जिसने लाठी खाई है, वो इन्हीं के प्रवक्ताओं से पूछ रही, कहां थे तुम भैया जब हम पिट रहे, तुम गायब क्यों हो गए, इसी रूम में क्यों चले गए थे। किसी ने कहा कि कोई जाकर ट्रक के ऊपर बैठ गया था। बर्गर वर्सेस कचौड़ी आप देख ही चुके हैं। लेकिन इन सब से इतर उस भीड़ से भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पुलिस कह रही है बैरिकेड तोड़ दिया गया, वो कह रही है कि उसके कई लोग घायल हुए। कई तो तस्वीरें हैं जिसे देखकर देश की आम जनता जो है वो परेशान हो रही है। जैसे एक तस्वीर कल कैनॉट प्लेस से आई, एसीपी विवेक भगत को राम मनोहर लोहिया ले गया क्योंकि दौड़ा के मारा है। कई वीडियोस में घेर के मार रहे हैं, ढेला बड़ा बड़ा मार रहे हैं। उस ढेले को लेकर ये वाले कह रहे हैं कि पुलिस ने ही ढेले रखवा दिया था। लेकिन छात्रों की तरफ से भी दबा के मारा गया है, ये वीडियोस आए हैं। यानी जो लाठी उधर पड़ी वो भी असली थी, जो इधर पड़ी वो भी असली थी, और दोनों में मारने वाले चेहरा ढके थे। और इसीलिए मैं कहता हूं जब चेहरा ढका होता है तो कई बार आदमी ज्यादा कर देता है, और ये रोज की बात बनने लगी है पिछले 3-4 दिन से। अब प्रॉब्लम यही है कि ये रोज की बात क्यों बन गई, और क्या यह आंदोलन को कमजोर कर रही है? क्योंकि जैसे ही हिंसा होती है एक नैरेटिव बन जाता है। मोदी सरकार का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो मोदी सरकार ने किसी भी आंदोलन को कमजोर किया है तो नैरेटिव बनाकर कमजोर किया है। टुकड़े टुकड़े गैंग, एंटी नेशनल, हिंसा करने वाले। आप किसान आंदोलन को याद कर लो। किसान आंदोलन में, बहुत पुरानी कहानी नहीं बता रहा हूं, किसान आंदोलन में जब तक किसान शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे तब तक पूरा देश किसानों को लेकर सिंपथाइज कर रहा था। लेकिन जिस दिन लाल किले वाला तमाशा हुआ था उस दिन देश में एक बड़ा वर्ग आया जिसने कहा भाई साहब मुद्दे पर समर्थन था, ये नहीं। और यहां तो सबसे बड़ी समस्या है कि पुलिस और छात्रों के बीच में कोई मसला है ही नहीं। एक देश की सेवा कर रहा है, एक देश का भविष्य बेहतर करना चाहता है। छात्रों को सुनिश्चित करना है धर्मेंद्र प्रधान। भाई देखिए ना, हमने आपने मिलकर प्रेशर बनाया, मोदी जी का खर्रा ट्वीट आया आज, ये बड़ा सा ट्वीट आया है, लिखे हैं पूरा कथा, फास्ट ट्रैक बनाएंगे, ये करेंगे। लड़का लोग भीड़ बढ़ाया, इकट्ठा हुआ, तो आज सीजेपी को इतनी हिम्मत मिल गई कि सीजेपी जो छाती पीट पीट कह रही थी कि भैया हमको बुला लो, आज कह रही है सुनो हमारे पास आओगे तो बात करेंगे। ये होती है छात्रों की ताकत। लेकिन इस मार पिटाई से क्या होता है? मार पिटाई से होता है ताकत बढ़ना। एनएसए वाला फैसला जो पहले से था वो इसी समय लागू हो गया कि कमिश्नर साहब के पास ताकत है, उठा लो किसी को। अब सवाल कि क्या पुलिस से लड़कर कोई आंदोलन जीता जा सकता है? पहला उदाहरण किसान आंदोलन। किसान आंदोलन को पूरे देश का समर्थन मिल रहा था, लेकिन जब 26 जनवरी को लाल किले पर एक घटना होती है उसके बाद इस आंदोलन को खालिस्तानी उपद्रवी कहा गया। हालांकि बाद में भी किसान जो थे वो लगे रहे और बाद में 10 महीनों बाद तीनों कानून वापस ले लिए गए। तो कहानी है कि हिंसा के बाद भी आंदोलन जीत सकता है, लेकिन सवाल ये वो जीता कैसे? 26 जनवरी उसकी रणनीति नहीं थी, वो उसके लिए बुरा दिन था और अगले ही दिन वापस अनुशासन की तरफ लौटा। यानी जीत उस दिन से नहीं आई, उस दिन के बावजूद आई। और उनके पास एक चीज थी जो इस आंदोलन में नहीं है, उनके पास गांव, संगठन, महीनों का राशन और सामने आते चुनाव थे। हालांकि एक उदाहरण ऐसा भी है जहां पर हिंसा नहीं हुई लेकिन फिर भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, जो था सीए का आंदोलन। सीए विरोधी आंदोलन बड़े पैमाने पर शांत था और कानून वापस नहीं हुआ। तो कोई गारंटी भी नहीं है कि शांति रहे तो चीजें ठीक हो जाती हैं। हालांकि इसको लेकर हार्वर्ड के एक रिसर्चर है जिन्होंने 100 साल से ज्यादा के 323 आंदोलन खंगाले
और ये समझा कि 88% आंदोलन को सरकार का दमन झेलना पड़ा, लेकिन जब सरकार ने लाठी चलाई तो वो हमेशा उनके ऊपर बैकफायर कर गया। क्योंकि जब निहत्थे लोगों पर लाठियां चलती है तो जो लोग सोशल मीडिया पर या मोबाइल में या कहीं अखबार के माध्यम से देख रहे होते हैं, वो उन आंदोलन करने वाले लोगों को लेकर हमदर्दी रख लेते हैं और इसे बैकफायर कहते हैं। और ये एक बहुत बड़ी वजह रही है आंदोलन के बड़ा होने के और बाद में उनके जीतने के। अब वापस लौटते हैं 20 जुलाई पर। जो लाठी उस दिन चली वो आंदोलन के पक्ष में काम करने वाली थी। फिर कुछ पत्थर चले और फिर अगली सुबह चर्चा उस लड़की या उस बच्चे की नहीं थी जिसकी पीठ पर बेवजह लाठी चली। चर्चा उस सिर की भी थी जो फूटा था। पत्थर ने पुलिस को नहीं मारा, पत्थर ने आंदोलन की एक बढ़त को मारा था। तो सवाल है कमजोर कौन हुआ? क्या आंदोलन? मैं नहीं कहूंगा कि आंदोलन पूरी तरह कमजोर हुआ, क्योंकि सच ये भी है कि सीजेपी आज भी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। वो मांग है, फर्क बस इतना पड़ा है कि अब जो पूरा देश पहले पेपर लीक को लेकर एक था, जिसमें अगर मगर नहीं था, क्योंकि पेपर लीक पर आप अगर मगर नहीं कर सकते हो, वो अगर मगर अब शुरू हो गया। जैसे घायल छात्रों को लेकर फिल्म इंडस्ट्री ने, समाज के एक बड़े हिस्से ने ट्वीट किया, तो जो ट्वीट करा उसे लोग लिख रहे हैं कि भैया पुलिस वाले भी घायल हैं। सरकार की तरफ से घायल पुलिस वालों के लिए बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। सरकार के लोग पुलिस वालों की बात कर रहे हैं। वहां छात्रों को लेकर चुप्पी है। इन छात्रों को आधार बनाकर वो उन्हें हुड़दंगई और दंगा फसाई कह रहे हैं। यानी हमदर्दी जो है वो बंटने लगी है और इसका असर दूर दराज तक तो पड़ता है। और अगर इसको समझना है तो समझिए सोनम वांगचुक से। सोनम वांगचुक साहब से मुलाकात करने जब केंद्रीय मंत्री पहुंचे तो सोनम वांगचुक ने चिट्ठी लिखकर अनशन खत्म करने की 3 शर्त रखी, जिसमें पहली शर्त थी किसी नौजवान पर एफआईआर या कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। दूसरा, जिनकी जान गई उनको मुआवजा दिया जाए। तीसरा, संसद में चर्चा हो और इस्तीफे का विचार शामिल हो। और यही गौर करने वाली बात है कि इस्तीफे को पहला नहीं रखा गया, इस्तीफे को 3 नंबर पर डाला गया और यह भी कहा गया कि विचार किया जाए। यानी जो आदमी 25 दिन से भूखा है उसकी पहली मांग मंत्री का इस्तीफा नहीं है, बच्चों को केस से बचाना है, क्योंकि वो समझते हैं केस रहेगा तो बच्चों पर आगे क्या असर होगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज। हालांकि इस 25 दिनों के आंदोलन का फायदा यह रहा, या इस हिंसा या एग्रेशन का असर यह रहा कि प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा, पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान किया। लेकिन लाठी चार्ज को लेकर देश बटा है और चोटिल लोग ही बटे हैं। एक तरफ एम्स में कोई पड़ा है, साहिल, आरएमएल में पुलिस वाला पड़ा है, और इस बीच में सरकार को भी मौका मिल रहा है कि थोड़ा और वो डिले कर सकती है। और यहीं से वो सवाल आएगा जिसके लिए हमने वीडियो बनाया था कि जो लड़ाई केवल सरकार, धर्मेंद्र प्रधान, पेपर लीक वर्सेस छात्र होनी चाहिए थी, वो पुलिस वर्सेस ये क्यों हो गई? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है और इसीलिए आज हम आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि जो हम बात करेंगे वो कोई चैनल आपसे बात नहीं करेगा। आपको समझना पड़ेगा कि जमीन पर एफआईआर क्या होती है। वो खबर नहीं होती है, वो एक तारीख होती है जो अगली तारीख देती है। पेशी है, वकील है, वकील की फीस है और वो पैसा उसी के घर से जाएगा जिसने कोचिंग की फीस के लिए कर्जा लिया था। नेता के लिए एक मुकदमा 10 साल बाद भाषण की एक लाइन बन जाता है, लेकिन हमारे आपके लिए एक तारीख बन जाता है। और सबसे कड़वी बात, जिस नौकरी के लिए लड़ाई चल रही है वो सरकारी नौकरी है, एसएससी है, रेलवे है, टीचर की भर्ती है। चुने जाने के बाद एक चीज होती है पुलिस वेरिफिकेशन, जिसके फॉर्म में एक लाइन आती है कि क्या आप पर कोई मामला दर्ज है या मुकदमा तो नहीं चल रहा। उस लाइन पर झूठ नहीं बोला जा सकता, क्योंकि छिपाने पर नौकरी बाद में भी जा सकती है। यहां मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, ईमानदार रहूंगा। हालांकि एफआईआर का मतलब यह भी नहीं कि नौकरी चली गई, क्योंकि ऐसे ज्यादातर मामले अदालत में टिकते नहीं है। बरी होना भी आसान होता है और कई बार अदालतें तक कहती हैं कि सिर्फ मुकदमे की वजह से नौकरी नहीं रोक सकते। तो सवाल टिकने का नहीं है, सवाल उन सालों का होगा जो इसमें चले जाते हैं। जिस उम्र में आपको फॉर्म भरने थे उस उम्र में तारीख भर रहे होंगे और भर्ती की उम्र वापस नहीं आती है। तो ये समझना और समझाना जरूरी है। तो मुझे लगा कि आपको अपना समझकर ये मैं समझा दूं। अब सवाल है करना क्या चाहिए। दिल्ली पुलिस से मेरी 3 मांगे हैं। पहली मांग है कि दिल्ली पुलिस प्लीज आप अपना नाम वापस लगाइए वर्दी पर, क्योंकि वर्दी पर नाम होना कमजोरी नहीं है, आपकी इज्जत बढ़ाती है। और जिस दिन आपका जवान बिना नाम के लाठी चलाता है उस दिन उसी भीड़ जैसे आप हो जाते हैं जिसे काबू करने के लिए गए थे। दूसरा, दिल्ली पुलिस से मेरा आग्रह है कि जिस दिन छात्रों की पिटाई हुई थी उस दिन जमीन पर कौन कौन सी फोर्स तैनात थी, क्या क्या हथियार थे, वो प्लीज लिस्ट सामने रख दीजिए। एक कागज का काम है, आप बता देंगे तो वो जो पैलेट वाला आरोप लग रहा है वो आरोप को लेकर एक क्लैरिटी आ जाएगी। तीसरा, एक लाइन में बता दीजिए कि इस आंदोलन में
एनएसए अब तक किसी पर लगा है या नहीं लगा है? एफआईआर क्या केवल बच्चों पर हुई या पुलिस वालों पर भी हुई है? और एनएसए की जो इजाजत आपको मिली है, क्या भविष्य में आप उसे बच्चों पर इस्तेमाल करेंगे? क्या बच्चों को एनएसए जैसे पावरफुल कानून से डरने की जरूरत है? ये मेरे पुलिस से 3 सवाल है। एक सवाल मेरा सीजेपी अभिजीत और मंच के बाकी लोगों से भी है कि प्लीज आप जवाबदेही मांगते रहें, लेकिन जवाबदेही अपनी भी तय करें। हजारों लोग को आप बुला रहे हैं, संभालने की जिम्मेदारी भी आपकी है। 20 तारीख को बहुत सारे लोग जो आपके फेवर में बोल रहे थे वो भी कह रहे थे कि उस दिन मंच से संचालन सही नहीं था। और प्लीज अगर बच्चे पुलिस की लाठी खा रहे हैं तो आप भी अगुवाई कीजिए। मैं नहीं कह रहा लाठी खाने आइए, लेकिन मेक श्योर कीजिए कि यह आरोप आप पर ना आए कि आप ट्रक पर बैठे हैं, समोसा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, कचौड़ी खा रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे आपकी आवाज पर आए हैं। इनको संभालने की और इनको दिशा दिखाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। तो मंच पर अगर आप उन्हें आदेश दे रहे हैं तो जब आप भीड़ में उतरें तो वहां भी प्लीज उनके साथ आए। और छात्रों से एक बात, डर से पीछे मत हटिए, डर को मांग बनाइए। वांगचुक ने अपनी चिट्ठी में वही पहली शर्त रखी है और उसी को मंच की भी पहली मांग होना चाहिए। इस आंदोलन में दर्ज हर एफआईआर को वापस लेना चाहिए। ये कोई कमजोर मांग नहीं है, बहुत ठोस मांग है, क्योंकि इसका जवाब हां या ना में देना पड़ता है। इस्तीफे को सरकार महीनों टाल सकती है, लेकिन एफआईआर वापसी को नहीं, क्योंकि उसका असर कागज पर दिखता है। और ये समझना है, तीनों में से एक ही बात, एक आजाद जांच हो, पुलिस की कार्रवाई की भी, पथराव की भी, और ये नहीं कि आपकी जांच हो मेरी जांच नहीं हो, क्योंकि जो गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए। बाकी बच्चों, प्लीज आपको यह समझना है कि ये लड़ाई सिर्फ नीट की नहीं है, ये आंदोलन एक लकीर खींचेगा। अगर ये शांत रहकर जीता गया तो अगले 20 साल तक हर बच्चे को पता होगा कि सड़क पर चुपचाप खड़े होकर भी सरकार से जवाब लिया जा सकता है। हाँ, अगर ये हिंसा में टूटा तो अगले 20 साल तक जितने भी आंदोलन होंगे उसे उपद्रवी कहकर खारिज कर दिया जाएगा। अब ये कहानी काफी आगे जा चुकी है और बड़ी चीजों की बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। ये समझना होगा हमें, आपको, सबको। इसलिए आज आप अस्पताल में हैं, अस्पताल में सिपाही भी है, थाने के रजिस्टर में कुछ नाम है जिनको लेकर हमने आपसे कहा कि मांगों में प्रायोरिटी वो आना चाहिए। बाकी अपने गुस्से को बचा कर रखिए। गुस्सा बहुत कीमती चीज है और सबसे कीमती चीज को सही जगह खर्च किया जाता है, यूं ही जाया